नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कनाडा के कैनानास्किस में जो हाल ही में 91वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ उस पर। हमारे पास इस सम्मेलन से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज और विश्लेषण हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी मुख्य बातें समझें और ये भी कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक चीज जो फौरन नजर आती है वो ये कि सदस्य देशों के बीच काफी मतभेद थे। यहां तक कि कोई साझा बयान, कोई जॉइंट कम्युनिके नहीं आया। और दूसरी तरफ भारत और कनाडा के रिश्तों में एक कह सकते हैं एक अहम मोड़ आया। तो पहले ये साझा बयान वाली बात, ये हुआ क्यों? मतलब दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक मत क्यों नहीं हो पाए? हाँ, ये दिलचस्प है। असल में बात सिर्फ एक मुद्दे की नहीं थी। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति ट्रम्प के अंडर और यूरोपीय देशों के बीच कई बुनियादी मसलों पर, जैसे यूक्रेन नीति, ट्रेड टैरिफ्स, सुरक्षा जिम्मेदारियां, इन सब पे गहरे मतभेद थे। ये शायद G7 के अंदर जो पावर बैलेंस बदल रहा है, या शायद अमेरिका की बढ़ती एक तरफा सोच, उसका भी संकेत है। मतलब एकता की कमी तो साफ दिख रही थी। अच्छा। और इसी वजह से कनाडा को, जो मेजबान था, आखिर में सिर्फ एक चेयर का सारांश जारी करना पड़ा। तो ये कोई साझा वादा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इसमें यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन दोहराया गया, बिना शर्त युद्ध विराम की अपील की गई और कनाडा ने अपनी तरफ से 2 अरब कनाडियन डॉलर की सैन्य मदद का ऐलान भी किया। और सुनने में आया कि मध्य पूर्व पर भी एक बयान आया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति तो शायद जल्दी चले गए थे। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। G7 घोषणा पत्र में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार की बात की गई, ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रमुख स्रोत कहा गया और तनाव घटाने पर भी जोर दिया गया। तो ट्रंप के जाने के बावजूद ये हुआ। हाँ, ये शायद दिखाता है कि विदेश नीति के कुछ जो पारंपरिक मुद्दे हैं, उन पर शायद अब भी कुछ कॉमन ग्राउंड है, भले ही वो थोड़ा कमजोर ही क्यों ना हो। समझ गया। और व्यापार, ट्रेड के मोर्चे पर क्या रहा? वहां भी तनाव की खबरें थी। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका ब्रिटेन के बीच एक ट्रेड समझौते की बात तो हुई, पर जो टैरिफ वाले बड़े विवाद थे, वो तो अनसुलझे ही रहे। और साझा बयान भी शायद कुछ खास नहीं था व्यापार नीति पर। हाँ, वो काफी अस्पष्ट थे। कनाडा ने जरूर कुछ और मुद्दे उठाए थे, जैसे ऊर्जा सुरक्षा, AI गवर्नेंस, जरूरी खनिज और जलवायु परिवर्तन से निपटना, लेकिन इन पर कोई ठोस वादा, कोई कमिटमेंट शायद नहीं हो पाया। ऐसा लगता है कि ये जो नए ग्लोबल मुद्दे हैं, AI गवर्नेंस, सप्लाई चेन, इन पर सहमति बनाना और भी मुश्किल हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। और खासकर AI और ये जरूरी खनिज, ये तो आज की बड़ी ग्लोबल रेस का हिस्सा है। कनाडा का इन्हें उठाना दिखाता है कि G7 अब इन नई चुनौतियों से जूझ रहा है, भले ही रास्ता निकालना मुश्किल हो। चलिए अब भारत पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार छठी बार G7 बैठक में थे। इस बार एक आउटरीच पार्टनर के तौर पर ये अपने आप में अहम है। तो भारत की भूमिका कैसी रही इस बार? प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच का इस्तेमाल भारत को एक तरह से एक अनिवार्य वैश्विक साझेदार के तौर पर पेश करने के लिए किया। अनिवार्य मतलब इंडिस्पेंसिबल? हाँ, कह सकती हैं। उन्होंने AI के नैतिक इस्तेमाल, आतंकवाद और ऊर्जा तक सबकी पहुंच, इन जैसे सत्रों में हिस्सा लिया। और खास तौर पर उन्होंने भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, UPI, आधार, हाँ, DPI। जी, DPI, उसको दुनिया के लिए एक सफल मॉडल के तरफ पेश किया कि दूसरे देश भी इसे अपना सकते हैं। और फिर वो मुलाकात हुई जिसका शायद बहुत लोगों को इंतजार था। भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के बीच रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई थी, उसे देखते हुए ये बहुत अहम थी। क्या नतीजा निकला इसका? ये वाकई एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। अब महीनों का जो राजनयिक तनाव था निज्जर मामले के बाद, हाँ, वो तो काफी बढ़ गया था। बिल्कुल, उसके बाद दोनों देश उच्चायुक्तों को वापस भेजने, वीजा सेवाओं को फिर से सामान्य करने और जो व्यापार वार्ता रुकी हुई थी उसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। देखा जाए तो इसने उस राजनयिक गतिरोध को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया। तो क्या मान लें कि सारे मतभेद अब खत्म हो गए, या ये सिर्फ एक शुरुआत है? कह सकते हैं कि ये एक बहुत जरूरी और सकारात्मक शुरुआत है। जाहिर है विश्वास पूरी तरह बहाल होने में वक्त लगेगा, लेकिन उच्चायुक्तों की वापसी और बातचीत का फिर से शुरू होना ये दिखाता है कि दोनों देश रिश्ते सुधारने को लेकर गंभीर हैं। ये व्यापार और लोगों के आपसी संपर्क के लिए तो अच्छा संकेत है ही। तो भारत ने इस पूरे भू राजनीतिक माहौल में, मतलब G7 के अपने मतभेद
और रूस जैसे देशों के साथ भारत के पुराने संबंध, इन सबको कैसे साधा, कैसे बैलेंस किया? भारत ने यहाँ अपनी रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाई। यूक्रेन के मुद्दे पर अपनी तटस्थता बनाए रखी, जो रूस के साथ उसके संतुलित रिश्तों को भी दिखाता है। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबल साउथ के लिए विकास सहायता, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर G7 देशों के साथ ज्यादा तालमेल दिखाया। और ये जो आउटरीच पार्टनर के तौर पर लगातार निमंत्रण मिल रहा है ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ, ये भी दिखाता है कि दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है और G7 भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर इस G7 समिट से हमारे लिए मुख्य बातें क्या हैं? टेकअवेज क्या हैं G7 के लिए और भारत के लिए? देखिए, G7 के लिए ये समिट एक तरह से आईना था। सदस्यों के बीच बढ़ती दरारें साफ दिखीं, लेकिन ये भी पता चला कि कुछ क्षेत्रों में सहयोग अब भी मुमकिन है। ये शायद भविष्य के G7 के लिए एक चुनौती भी है कि वो अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखता है। और भारत के लिए? भारत के लिए ये कूटनीतिक तौर पर एक अहम पड़ाव था। कनाडा के साथ रिश्तों में सुधार एक बड़ी जीत है, बेशक। साथ ही G7 चर्चाओं में भारत की आवाज को ज्यादा वजन मिला और टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ की आवाज बनने में उसकी साख और बड़ी है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बटा हुआ G7 शायद भारत जैसी उभरती ताकतों को अपनी स्वतंत्र वैश्विक भूमिका को और मजबूत करने के लिए ज्यादा जगह दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। और कनाडा के साथ रिश्तों का पटरी पर लौटना व्यापार और निवेश के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। यहाँ एक विचार करने लायक सवाल ये भी उठता है कि जब G7 जैसे स्थापित शक्तिशाली देशों के समूह अंदरूनी कलह से जूझ रहे हों, तो भारत जैसी जो उभरती हुई शक्तियां हैं, वो वैश्विक व्यवस्था और शक्ति संतुलन को, मतलब ग्लोबल ऑर्डर और बैलेंस ऑफ पावर को किस तरह से नया आकार दे रही हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।